हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और आज है 7 सितंबर। आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को देखेंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चंस सिलेक्ट करे गए हैं वो उन न्यूज़ से सिलेक्ट करे गए हैं जो प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिली है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, हु इज द करंट सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अभी हाल ही में सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी 2023 के बारे में। और उस रिपोर्ट में हमें ये देखने को मिला कि कितने केसेस सीवीसी को मिले हैं। और उसी के आधार पर मैंने यहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन किया है कि अभी प्रेजेंट टाइम में सीवीसी के कमिश्नर कौन है। तो इसका सही जवाब है सी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका वो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यही हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं। सुरेन एन पटेल इनसे पहले कमिश्नर हुआ करते थे। और ये ऑप्शन बी में नाम की जगह विजिलेंस कमिश्नर लिख गया है, जो कि गलत है। और अरविंद कुमार ये जो हैं ये सिर्फ विजिलेंस कमिश्नर हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ी और डिटेल देख लेते हैं। जैसे यहाँ चेयरमैन लिखा हुआ है, तो चेयरमैन की बात करें तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो हैं हमारे वो हैं श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये 2023 में बने थे और तब से अब तक हैं। ठीक है। सीवीसी कब स्टेब्लिश हुआ था? ये स्टेब्लिश हुआ था 1964 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया था। कमेटी का नाम क्या था? कमेटी का नाम था संथनम कमेटी। ये एक अपेक्स गवर्नमेंटल बॉडी होती है जो कि मॉनिटर करती है और एडवाइस देती है विजिलेंस एक्टिविटीज पर। और इसका एम ये होता है कि जो करप्शन होता है पब्लिक सेक्टर में उसको टैकल करे, उसके साथ कॉम्बैट करे यानी कि फाइट करे। ये एक स्टेचुटरी बॉडी है। इसका ये स्टेटस को मिला था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 से। इसका काम है विजिलेंस एक्टिविटीज को मॉनिटर करना, इन्वेस्टिगेशंस करना, जो कंप्लेंट्स आती हैं उनकी, और डिसिप्लिनरी एक्शंस को परफॉर्म करना और उन्हें रिकमेंड करना। अब बात करते हैं उस सीवीसी रिपोर्ट की जो अभी हाल ही में हमें देखने को मिली थी। तो ये रिपोर्ट आई थी 2023 की रिपोर्ट है। इसमें हमें ये मालूम पड़ा कि 74,203 ग्राफ्ट कंप्लेंट्स आई थी, जिसमें से 66,373 कंप्लेंट्स को रिजॉल्व किया गया, 7,830 पेंडिंग रह गई। अगर देखा जाए कि हाईएस्ट करप्शन कंप्लेंट्स किसके अगेंस्ट आई, तो ये अगेंस्ट आई थी रेलवे एम्प्लॉयज के। ये टोटल थी 10,447। उसके बाद दिल्ली लोकल बॉडीज आई, इनके अगेंस्ट 7,665 कंप्लेंट्स आई। और इनमें भी दो बॉडीज जो थी वो बहुत ही ज्यादा कंप्लेंट्स को फेस किया उन्होंने। एक थी दिल्ली जल बोर्ड और दूसरी थी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। फिर इसके बाद देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक आता है जिसने 7,004 कंप्लेंट फेस करी। यानी कि इसमें जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके अगेंस्ट ये कंप्लेन आई। और फिर कुछ और भी कंप्लेंट्स मिली कोल मिनिस्ट्री के अगेंस्ट, लेबर मिनिस्ट्री के अगेंस्ट और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अगेंस्ट। तो यहाँ पर आप नंबर देख सकते हैं। ये सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का लोगो है, इसको भी आप देख लीजिए। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट होस्टेड द विष्णु युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज। किस जिले ने विष्णु युद्ध अभ्यास अभ्यास की मेजबानी की? यानी कि एक एक्सरसाइज करी गई है, उसका नाम है विष्णु युद्ध अभ्यास। और ये किस जिले में हुआ है ये बताना है आपको। तो ये हुआ है अजमेर राजस्थान में। हम बात करेंगे विष्णु युद्ध अभ्यास क्या है इसके ऊपर। ये एक नेशनल मॉक ड्रिल है, यानी कि एक ऐसी ड्रिल जो सिर्फ और सिर्फ टेस्ट के पर्पज से करी गई है। मॉक ड्रिल जैसे मॉक टेस्ट होते हैं वैसे ही। ठीक है। और इसका नाम दिया गया है विष्णु युद्ध अभ्यास। इसको अगस्त 27 से 31 तक की किया गया था 2024 में अजमेर राजस्थान के अंदर। इसका एम जो था, ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत हम पेंडेमिक के अगेंस्ट कितना प्रिपेयर हैं ये चीज पता करें, एस्टिमेट लगाएं। इसमें जो दूसरे लोग इन्वॉल्व हुए वो थे ह्यूमन हेल्थ एक्सपर्ट्स, एनिमल हस्बेंड्री एक्सपर्ट्स,
वाइल्ड लाइफ सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग थे, और बहुत सारी गवर्नमेंटल बॉडीज भी रही इसमें। इसके कंपोनेंट जो थे वो थे जूनोटिक डिसीजेस को एक आउटब्रेक की तरीके से शो करना और उसके बाद उसको कंट्रोल करना। जूनोटिक डिसीज क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि कोई बीमारी किसी जानवर में है, एनिमल में है, और वो ट्रांसफर हो जाए ह्यूमंस में, या सेम टू सेम ह्यूमंस से वो एनिमल्स में ट्रांसफर हो जाए, तो ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं जूनोटिक बीमारियां। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है रेबीज। रेबीज जो होता है, आप देखते हैं कि मोस्टली जो डॉग्स होते हैं उनके थ्रू आपको, यानी कि ह्यूमंस को मिलती हैं, और ह्यूमंस उनसे अगर सही टाइम पर वैक्सीन नहीं लेते हैं तो उनकी डेथ भी हो सकती है। फिर इसका आउटकम क्या निकला? तो इसका आउटकम ये निकला कि जो पेंडेमिक है उसके बारे में जो हमारी स्ट्रेटजीज होंगी, यानी कि फ्यूचर में जैसे अगर कोरोना का आउटब्रेक होता है या कोरोना जैसी दूसरी बीमारियों का आउटब्रेक होता है, तो किस तरीके से हम उसको टैकल कर सकते हैं और किस सेक्टर में हमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, ये सारी चीजें हमें कहाँ से पता लगी? इस मॉक ड्रिल से पता लगी। आप यहाँ पर फोटो देख सकते हैं जिसमें एक चिकन को कुछ ड्रॉप्स दी जा रही हैं, ये वैक्सीन की ड्रॉप्स हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड द एग्रीश्योर फंड? एग्रीश्योर फंड किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब है शिवराज सिंह चौहान ने। शिवराज सिंह चौहान कौन है? ये हमारे यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो इन्होंने लॉन्च किया एग्रीश्योर फंड। कहां पर लॉन्च किया? न्यू दिल्ली में लॉन्च किया। और इसका काम क्या है? इसका काम है सपोर्ट करना एग्रीकल्चर और रूरल स्टार्टअप्स को। इसके फंड का जो स्ट्रक्चर है वो है 750 करोड़ रुपए ब्लेंडेड कैपिटल फंड, यानी कि इसमें कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, नाबार्ड का, बैंक्स का, इंश्योरेंस कंपनीज का और प्राइवेट सेक्टर्स के इन्वेस्टर्स का। इसके अलावा एक एग्रीश्योर ग्रीनथॉन हुआ था। इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि जो एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स होते हैं उनमें से सबसे बेस्ट को ढूंढना। तो इसमें ग्रीन सैपियो जो था ये विनर रहा, और कृषि क्रांति जो था ये सेकंड नंबर पे आया, और थर्ड नंबर पे एब्रोनिक्स आया। ठीक है, और इसमें लगभग 2000 स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया था। इसका फोकस है कि जो फार्मर्स हैं उनको टेक्नोलॉजी ड्राइवन वेंचर्स से इंट्रोड्यूस किया जाए, एम्पावर किया जाए, क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन से इंट्रोड्यूस किया जाए, और स्टार्टअप्स जो होते हैं उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो एग्रीकल्चरल चैलेंजेस को टैकल करने में मदद कर सकें। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान है, किसान के साथ यहाँ पर एक ड्रोन है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका सपोर्ट हम एग्रीश्योर फंड के थ्रू कर रहे हैं। इसमें यूनियन मिनिस्टर्स आए हुए थे जो कि स्टेट के लिए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के, और प्रोमिनेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें शामिल हुए थे। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द सेवेंथ राष्ट्रीय पोषण माह लॉन्च्ड? यानी कि 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गांधीनगर। गांधीनगर में हमने पोषण माह को सेलिब्रेट किया। इवेंट के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये सेवेंथ राष्ट्रीय पोषण माह था जो कि महात्मा मंदिर के अंदर लॉन्च किया गया, जो कि गांधीनगर में है, गुजरात के अंदर। इसका फोकस है न्यूट्रिशन और वेलबीइंग। ठीक है, कि पार्टिसिपेंट्स कौन थे? यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी और गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र भाई पटेल, और कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी थे इसके अंदर। इसके अंदर जो एक्टिविटीज हुई उनमें से एक थी एक पेड़ माँ के नाम, और डिस्ट्रीब्यूशन हुआ न्यूट्री बास्केट्स का जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको, और लैक्टिंग मदर्स यानी कि जो दूध पिलाने वाली माँ होती हैं उनको। इसके अलावा इसकी मेन थीम थी न्यूट्रिशन पर एम्फेसाइज करना, माल न्यूट्रिशन से लड़ाई यानी कि कॉम्बैट करना, उसको कम करना, माल न्यूट्रिशन को यानी कि जो कुपोषण होता है उसके खिलाफ लड़ाई। इसके अलावा इसकी एक और थीम रही कि जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है सुपोषित भारत, उसको प्रमोट करना। इसका फोकस एरिया है एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, कम्प्लीमेंट्री फीडिंग और पोषण भी, पढ़ाई भी।
चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड दादा भाई नौरोजी बिकम द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट? दादा भाई नौरोजी किस वर्ष ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य बने? तो इसका सही जवाब है 1892। देखिए, दादा भाई नौरोजी का अभी हाल ही में जन्मदिन था और इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा है। इनके बर्थ और एकेडमिक बैकग्राउंड की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1825 में नवसारी गुजरात के अंदर, और ये गुजराती मैथमेटिक्स और नेचुरल फिलोसफी के प्रोफेसर थे। इनका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो ये इनका इन्वॉल्वमेंट था इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ये पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने 1892 में, 1892 में। इन्होंने ड्रेन थ्योरी पब्लिश करवाई और इनकी पब्लिकेशन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो कि 1901 में पब्लिश हुई थी। ड्रेन थ्योरी इनकी देन है, जिसमें इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो इंडिया की वेल्थ को ब्रिटेन में ड्रेन कर रही हैं। इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी बनाई, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया, जिसका काम था नेशनलिस्ट इंडियंस को और सिंपैथेटिक ब्रिटन्स यानी कि जो ब्रिटिश हैं उनको यूनिफाई करना, इकट्ठा करना। इन्होंने सिविल सर्विसेज की वकालत करी कि इंडियंस को सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए और इसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। अच्छा, मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दे दी दादा भाई नौरोजी के बारे में, लेकिन मैंने इनकी एग्जैक्ट बर्थ डेट नहीं बताई है आपको, और ये चीज आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। 7 सितंबर के करंट अफेयर्स यहीं पे खत्म होते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं आपके लिए ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियोस बना करके लाता रहूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।